students, assalamu alaikum. How are you all? Hoping all of you are fine, and at the same time concentrating on your studies and assigned tasks which you are getting through online classes these days. Beta, in today's lecture we will practice idioms and idiomatic phrases. You know that we have started this portion of idioms and idiomatic phrases from unique notes, and these idioms are given basically in alphabetic order. So we have practiced almost 28 idioms right now. Fine. So let us start, or let us do some more practice and let us do some more idioms. आज idioms हम लोग करेंगे बेटे, और idiom आपको जैसे पहले ही मालूम है नोट्स में जो idioms मौजूद हैं वो idioms भी आपको सॉल्व करवाया वो भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और साथ साथ कुछ एडिशनल सेंटेंसेस भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ताकि अगर आपको वो निस्बतन आसान लगे तो आप उसे याद कर सकते हैं। तो आज का काम शुरू करते हैं बेटे। आपके पास टॉपिक क्या है? idioms and idiomatic phrases। जी बेटे, हमने नोट्स में से तकरीबन 28 idioms जो हैं उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब 29 पे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट idiom क्या है। दैट इज़ टू बी at a pinch. To be, it's number 29. To be at a pinch. So your idiom is at a pinch. At a pinch mean in difficulty. In difficulty, in hour of need, in an hour of need, मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में, in an hour of need, in difficulty। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस मौजूद है, do not worry, I will stand by you at a pinch। Do not worry, I will stand by you at a pinch। कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ क्या है मुश्किल हालत में, मुश्किल वक्त में खड़ा हूँ। तो हम इसका एक और जुमला बनाते हैं। The two friends promised to stand by each other at a pinch। Mean to say, the two friends promised to stand by each other at a pinch। कि दोनों दोस्तों ने वादा किया कि मुश्किल वक्त में, ठीक है, in difficult times they will help each other, कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। जी बेटे, इसके बाद हम आते हैं idiom नंबर 30, और 30 भी आपके पास मौजूद है। To be at stake, to be at stake, to be at stake। होपिंग आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, नज़र आ रही हैं, और साथ साथ में इसको दोहराती भी जाऊंगी। idiom नंबर 30th, to be at stake। To be at stake mean in danger, at risk। In danger, at risk, खतरे में होना, खतरे में होना। तो दाव पे लगा देना, ठीक है बेटे, इसका मतलब ये भी होता है ज़िंदगी दाव पे लगा देना, खतरे में डाल देना। आपके पास सेंटेंस है बेटे, a mountaineer's life is always at stake। A mountaineer's life is always at stake। कि एक जो कोपेमा होता है ना, पहाड़ों पे चढ़ने वाले कुछ लोगों की ये हॉबी भी होती है, ये मशगला भी होता है, माउंटेनियर होते हैं, तो वो क्या है उनकी ज़िंदगी दाव पे लगी होती है, एट रिस्क रहती है। हम देखते हैं कि इन डेंजर होती है, ख़तरे में होती है। तो हम इसका जुमला बना सकते हैं, एक और जुमला आसान सा ले लेते हैं कि हिज बिजनेस
His business was at stake during the war. During the war. तो क्या आपके पास सेंटेंस है? द सेंटेंस इज हिज बिजनेस वॉज एट स्टेक. हिज बिजनेस वॉज एट स्टेक ड्यूरिंग द वॉर. कि जंग के दौरान उसका जो बिजनेस है, उसका जो कारोबार है, वो दाव पे लग गया था, ख़तरे में आ चुका था. ठीक है जी. नेक्स्ट है, हम देखते हैं 31 नंबर पे. नेक्स्ट हमारे पास इडियम जो है वो क्या आ रहा है? ऑल द सेम. ऑल द सेम. ऑल द सेम जो है एक अहम इडियम है. इसका मीनिंग देख लेते हैं. बेटे इट मीन्स एनी हाउ, anyhow, in any case, in any case, और even so. फिर भी, जिसे हम कहते हैं ना फिर भी ऐसा होना, फिर भी ये होना. तो all the same means anyhow, in any case, even so. फिर भी. हमारे पास जुमला क्या है यहाँ पर? I do not like you, but I shall stand by you. All the same, because you are poor. I do not like you, but all the same I will stand by you because you are poor. मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता, लेकिन चूँकि तुम गरीब हो तो मैं तुम्हारा फिर भी तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूँगा. इवन सो यानी फिर भी, इट मीन्स इवन सो. तो हम इसका एक और सेंटेंस जो है बेटे वो ले लेते हैं जी. लिखते हैं असलम इज़ इल. All the same, he will go to college. तो क्या आपने सेंटेंस बनाया? असलम इज इल, ऑल द सेम ही विल गो टू कॉलेज. कि असलम बीमार तो है, लेकिन फिर भी क्या है? इज इंटेंडेड, ही वॉन्ट टू गो टू कॉलेज. वो कॉलेज जाएगा. ठीक है जी. तो आपने सेंटेंस के 29, 30, 31 टू बी एट अ पिंच इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्ट टाइम, इन एन आवर ऑफ नीड, द टू फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड टू स्टैंड बाय ईच अदर एट अ पिंच. टू बी एट अ स्टेक. नेक्स्ट वन इज टू बी एट अ स्टेक. इन डेंजर, एट रिस्क, खतरे में होना. हिज बिजनेस वॉज एट अ स्टेक ड्यूरिंग द वॉर. कि जंग के दौरान उसका बिजनेस जो है वो खतरे में था. And third one, all the same. All the same mean anyhow, in any case, even so, फिर भी. Aslam is ill. All the same, he will go to college. वो कॉलेज जाएगा, फिर भी वो कॉलेज जाएगा. जी बेटे, अब मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. 31 तक हमारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चूँकि ये सारे इडियम्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो 31 तक हम लोग कर चुके. अब देखते हैं कि 32 पे नेक्स्ट इडियम जो है वो आपके पास क्या है जी. 33 पे है एड फ्यूल टू फायर. वेरी इम्पोर्टेंट इडियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम है. और टिक कर लिया करें, स्टार डाल लिया करें. ये वो इडियम्स होते हैं जो बोर्ड में बार बार आ चुके हैं और नहायत मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं. तो इनको ज़रा और अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लिया जाए. जी बेटा, आपका है एड फ्यूल टू फायर. ये है नंबर 33. एड fuel to fire. And what does it mean? Add fuel to fire mean to increase anger, to aggravate the situation, to increase anger. यानी ज़्यादा मुश्तिल कर देना, ज़्यादा नाराज़ कर देना, जिसे कहते हैं ना जलते पर तेल छिड़कना. उर्दू में हम पढ़ते हैं इडियम जलते पर तेल छिड़कना. हालात को और ज़्यादा बदतर कर देना अपने किसी सिचुएशन से, अपने किसी तहरीर से, किसी बात से. जी. टू मेक और टू इंक्रीज़ एंगर, गुस्से में इजाफा करना, मज़ीद मुश्तिल कर देना. जी. ही कॉल्ड मी अ चीट and added fuel to fire by saying that my father was a thief. उसने मुझे एक धोखेबाज कहा और मज़ीद जलते पर तेल छिड़का ये कहते हुए कि my father was a thief, कि मेरे फादर तो एक चोर थे. ठीक है जी. हम जुमला बनाते हैं. He
called me useless and added fuel to fire by saying that my father was corrupt. यानी he called me useless, मुझे तो उसने बेकार निकम्मा कहा, and added fuel to fire, और मज़ीद जलती पर तेल छिड़का ये कहते हुए by saying that my father was a corrupt, कि मेरे फादर जो हैं वो एक बदउनवान शख्स थे. ठीक है जी. नंबर 34 पे आ जाते हैं, and your very next idiom is all at sea. Another very important idiom, all at sea. All at sea का मतलब क्या होगा? It means confused, perplexed, बौखला जाना, बदहवास हो जाना, unable to understand or to explain something, unable to explain something, हैरान हो जाना, बौखला जाना, बदहवास हो जाना. आपके पास जुमला है, द कैंडिडेट वॉज ऑल एट सी एंड कुड नॉट आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, कि उम्मीदवार बहुत बदहवास हो गया और किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया. द कैंडिडेट वॉज ऑल एट सी एंड कुड नॉट आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन, कि कैंडिडेट जो है वो बौखला गया और एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया. मैं लिख सकती हूँ कि शी वॉज ऑल एट सी in the examination hall. यानी she was confused, she was all at sea in the examination hall, कि examination hall में वो क्या हो गई जनाब? बौखला गई, परेशान हो गई. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं 35, all in all. नंबर 35, all in all. all in all means, इसका मतलब होता है ऑन द होल. ऑन द होल का मतलब मजमूई तौर पर, ऑन द होल मजमूई तौर पर. तो हम इसका जुमला देखते हैं जनाब. इसमें लिखा है ऑल इन ऑल द फंक्शन हैड बीन अ ग्रेट सक्सेस. ऑल इन ऑल द फंक्शन हैड बीन अ ग्रेट सक्सेस, मजमूई तौर पर वो फंक्शन एक बहुत बड़ी कामयाबी था. तो इसका जुमला करते हैं, ऑल इन ऑल द ट्रिप टू यूरोप, all in all the trip to Europe was a great success, was a great success. यानी मजमूई तौर पर यूरोप की जानिब जो टूर किया गया था वो बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ. जी बेटे 35 तक आपने कर लिए. 30 एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं. 33, add fuel to fire mean to increase anger. He called me useless and added fuel to fire by saying that my father was corrupt. ठीक है जनाब. फिर 34, all at sea, confused, perplexed. She was all at sea in the examination hall. Number 35, all in all. all in all का मतलब on the whole मजमूई तौर पर. all in all the trip to Europe was a great success. या कह सकते हैं all in all the function was really wonderful. all in all the function was really wonderful. ठीक है जनाब. 35 तक आपके होंगे सेंटेंसेस. और बेटे थोड़े से मज़ीद इस लेक्चर जो है इसको अवेल करते हैं और थोड़े से मज़ीद जो है सेंटेंस उसको भी प्रैक्टिस करते हैं, हम उनके मीनिंग्स भी पढ़ते हैं. जी बेटे आपके पास अब नंबर 36 पे है अलादीन्स लैम्प. Number 36 and your idiom is Aladdin's lamp.
अलादीन्स लैम्प क्या है बेसिकली बेटा? अलादीन्स लैम्प मीन्स अ मैजिक लैम्प विच कैन फुलफिल योर डिज़ायर। जादू का चिराग जिसे कहा जाता है। अ मैजिक लैम्प, a magic lamp which on rubbing can fulfill your desires, which on rubbing can fulfill your desires। तो इसमें हम देखते हैं अलादीन लैम्प क्या होता है? जादू का चिराग, अलादीन का चिराग कहते हैं ना कि अलादीन का चिराग जो है वो रगड़ा गया, जिन हाजिर हुआ और आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो हो गई। तो ये वो अलादीन का चिराग है। अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग। दोज हु ड्रीम ऑफ अलादीन्स लैम्प कैन अचीव नथिंग। दोज हु ड्रीम ऑफ अलादीन्स लैम्प कैन अचीव नथिंग, कि वो लोग जो कि अलादीन के जादुई चिराग के ख्यालों में रहते हैं वो हकीकत में क्या है? प्रैक्टिकल नहीं है चूँकि, तो वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, अपनी ख्याली खाम ख्याली में रहते हैं, ख्याली दुनिया में ही बसे रहते हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक और जुमला इसका बना देती हूँ। Do not dream of Aladdin's lamp, rather be practical to get your tasks completed। ठीक है जी, हम देखते हैं कि जुमला क्या है। डू नॉट ड्रीम ऑफ अलादीन्स लैम्प, कि अलादीन का जादुई चिराग जो है उसकी सोचों में मत रहो, उन सोचों से निकलो। रादर बी प्रैक्टिकल टू गेट योर टास्क कंप्लीटेड, और अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए क्या है? यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू नीड टू कम और टू फेस द लाइफ ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर 37 पे नेक्स्ट इडियम जो है वो पढ़ लेते हैं। नंबर 37 इज एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। क्या मतलब एट अ स्टोन्स थ्रो? इट मीन्स वेरी नियर, वेरी क्लोज, बहुत करीब होना कोई चीज़, कोई जगह। वेरी नियर, अप्रोचेबल, क्लोज, बहुत करीब, बहुत ही नज़दीक किसी जगह का, किसी चीज़ का मौजूद होना, वाक़या होना। एंड यू आर हैविंग द सेंटेंस ऑफ दिस इडियम इन द नोट्स, एंड दैट इज़ माई कॉलेज इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो। माई कॉलेज इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, कि मेरा घर जो है वो मेरे स्कूल से बहुत ही नज़दीक है। बल्कि माई कॉलेजेस, मेरा कॉलेज जो है वो मेरे घर से बहुत करीब है। तो हम कह सकते हैं कि द मॉस्क इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। यानी द मॉस्क इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, कि मस्जिद जो है वो मेरे घर के बहुत करीब मौजूद है। तो बेटे वी हैव प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट 37 idioms फ्रॉम योर नोट्स सो फार। तो लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। नंबर 38 इज़, 38 पे देखते हैं आपके पास नेक्स्ट इडियम जो है वो क्या है। नेक्स्ट इडियम है एट अ स्ट्रेच। इम्पोर्टेंट इडियम, एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होगा बेटे? इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी ब्रेक, मुसलसल कोई काम किए जाना, तसलसल के साथ अपनी किसी एक्टिविटी को जारी रखना। तो हम देखते हैं कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY। इट ऑल्सो मीन विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, किसी वक्फे के बगैर। तो एट अ स्ट्रेच मुसलसल कोई काम होना। इसमें देखते हैं जुमला हमारे पास मौजूद है, ही वर्कड फॉर 10 hours। ही वर्कड फॉर 10 hours एट अ स्ट्रेच, कि उसने मुसलसल 10 घंटे तक काम किया।
एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि आई कैन ड्राइव फॉर 5 hours at a stretch, कि मैं मुसलसल 5 घंटे तक ड्राइविंग कर सकता हूँ। आई कैन ड्राइव 4-5 hours at a stretch। तो बेटे अब आपके पास जुमले कौन कौन से आ गए, एक दफ़ा से फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। बेटे बार बार पढ़ेंगे तो आपको इनके मीनिंग जो है वो जहन नशीन हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और वही ज़रूरी है। नंबर 36 इज़ Aladdin's lamp. It means a magic lamp which on rubbing can fulfill your desires. जादू का चिराग। तो do not dream of Aladdin's lamp, rather be practical to get your tasks completed. ये इसका जुमला एक बनाया गया था, यानी अलादीन के लैम्प के ख्वाब देखना छोड़ दो, प्रैक्टिकल दुनिया में आओ ताकि तुम्हारे काम कंप्लीट हों। At a stone's throw, it important idiom, very near, very close, बहुत करीब होना, नज़दीक होना। द मॉस्क इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मस्जिद मेरे घर के बहुत ही करीब है। नंबर 38, एट अ स्ट्रेच मीन कंटिन्यूसली, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पॉज। And your sentence is I can drive for 5 hours at a stretch. I can drive for 5 hours at a stretch. तो कितने आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए? 38 सेंटेंसेस। बेटा लेट्स डू सम मोर वर्क। 38 के बाद हम नंबर 39 पे आते हैं। 39 पे क्या चीज़ें मौजूद हैं बेटे, उसको देख लेते हैं। जी बेटे 39 पे आपके पास है एट वंस विट्स एंड। 39 एट वंस विट्स एंड, at one's wits end. And what does it mean? It mean depressed, frustrated, fed up. लिख लेते हैं यहाँ पर। It means frustrated, depressed, fed up। जी बेटा, at one's wits end mean frustrated, depressed and fed up। इसका जुमला देखते हैं जी, आपके पास क्या लिखा है, यानी उर्दू में क्या कहेंगे, हवास बाख्ता हो जाना, परेशान हो जाना, बेजार हो जाना किसी चीज़ से। तो I have spent 6 hours trying to fix my computer. I have spent 6 hours to fix my computer but now I am at my wits end। कि मैं 6 घंटे से अपना कंप्यूटर सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, उकता चुका हूँ, अब मैं बेजार हो चुका हूँ, हवास बाख्ता हो चुका हूँ। तो एक और इसका सेंटेंस बना देते हैं। I have been working for 3 hours but now I am at my wits end। यानी I have been working for 3 hours, कि मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, but now I am at my wits end। अब क्या है, I am fed up, I am quite exhausted, I am frustrated। मैं अब परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, उकता चुका हूँ। जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं नंबर 40, very important idiom at 6s and 7s। नंबर 40 at 6s and 7s, at 6s and
sevens। बेटा एट सिक्सीज एंड सेवन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है और इसका मतलब क्या होगा? एट सिक्सीज एंड सेवन मीन्स इन अ कंप्लीट मेस, इन अ कंप्लीट डिसऑर्डर, बेतरतीबी से किसी चीज़ का मौजूद होना, पड़ा हुआ होना। तो इसका मीनिंग लिखते हैं टू बी इन अ कंप्लीट मेस। ये भी हम कह सकते हैं इन अ डिसऑर्डर, इन अ डिसऑर्डर, बेतरतीब होना। ठीक है जी, इन अ डिसऑर्डर, टू बी इन अ कंप्लीट मेस, बिखरे होना, इधर उधर चीज़ों का बिखरे होना, तरतीब में ना होना। ठीक है जी, इसका जुमला है एवरीथिंग इन हिज रूम वॉज एट सिक्सीज एंड सेवन्स। एवरीथिंग इन हिज रूम वॉज एट सिक्सीज एंड सेवन्स, कि उसके कमरे में हर चीज़ जो थी वो बेतरतीब थी, बेतरतीबी के आलम में मौजूद थी। जी बेटे, एक छोटा सा जुमला जो है इसका और बना लेते हैं और सेंटेंस क्या होगा? शी इज़ वेरी केयरलेस and her room is always at sixes and sevens। जी बेटा, आप देख रहे हैं कि she is very careless and her room is always at sixes and sevens, कि बहुत वो केयरलेस है और उसका जो कमरा है हमेशा क्या है? डिसऑर्डरली मैनर में नज़र आता है, बेतरतीबी के आलम में दिखाई देता है। तो बेटे आपने 40 तक पढ़े, एक और इडियम पढ़ते हैं। अभी हम अल्फ़ाबेटिकली इन इडियम्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो एक कैटेगरी में जो इडियम्स आते हैं वो है टोटल 1 to 41 और हम लोग कर चुके हैं 40 तक। 41 पे देखते हैं कौन सा इडियम जो है मौजूद है। जी 41 पे आपके पास नेक्स्ट इडियम इज़ एट द 11th hour। एट द 11th hour, एट द 11th hour। एट द 11th hour क्या होता है? इसका मतलब होता है एन आखिरी मौके पर, आखिरी वक्त पर, एन आखिरी वक्त में, यानी एट द लास्ट मोमेंट। इट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट और मिनट, मोमेंट और मिनट, यानी आखिरी वक्त पर। तो इसका सेंटेंस हम देखते हैं, द यूनियन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, द यूनियन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक एट द 11th hour, कि यूनियन ने आखिरी एन मौके पर, आखिरी वक्त पर स्ट्राइक जो है वो मनसूख कर दी, उसको कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होगा? एट द लास्ट मोमेंट, कि आखिरी वक्त पर। तो हम कह सकते हैं कि ही, यहाँ पर एक जुमला जो है और लिख लेते हैं कि ही सबमिटेड his assignment at the 11th hour, कि उसने आखिरी वक्त पे, बिल्कुल आखिरी लम्हों में अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाया। तो बेटी आपके पास अब इस वक्त जितने इडियम्स मौजूद हैं इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आज के काम को। एट वंस विट्स एंड मीन फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड और फेड अप ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ से बेजार होना। तो सेंटेंसेस, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours बट नाउ आई एम एट माई विट्स एंड, कि मैं 3 घंटे से मुसलसल काम तो कर रहा हूँ लेकिन अब मैं उकता गया हूँ, डिप्रेस हो गया हूँ। नंबर 40, एट सिक्सीज एंड सेवन्स, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। इन अ डिसऑर्डर, टू बी इन अ कंप्लीट मेस,
यानी बेतरतीबी के आलम में, बिखरी हो, चीज़ों का बिखरा हुआ होना। शी इज़ वेरी केयरलेस एंड हर रूम इज़ ऑलवेज एट 6s and 7s। वो बहुत ही लापरवाह है और उसका कमरा क्या है, उसमें चीज़ें बेतरतीब रहती हैं। नंबर 41, एट द 11th hours। At the 11th hour, at the 11th, it's not 11th hours, at the 11th hour. 11th hour mean at the last moment or at the last minute. So we are having sentence like he submitted his assignment at the 11th hour. He submitted his assignment at the 11th hour। कि उसने आखिरी लम्हे पर अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाया, जमा करवाया। ठीक है जी, ये आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए से जितने भी इडियम्स थे एक्सपेक्टेड, जो इम्पोर्टेंट इडियम्स थे, वो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। तो बेटे थोड़े से बी वाले इडियम्स जो हैं उनको भी आज टच करते हैं, थोड़े से उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। बुक में से भी पढ़ा जाएगा और बुक के अलावा जो है हम लोग नोट्स के अलावा कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद अंदाज़ा हो जाए कि इन इडियम्स को किस तरह से मज़ीद सेंटेंसेस में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी बेटे, हमारे पास अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बी, अब जो नेक्स्ट लेटर है वो बी है, और बी से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट इडियम है दैट इज़ अ बेड ऑफ रोजेस, एन इम्पोर्टेंट इडियम। नंबर 1 इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? समथिंग कंफर्टेबल एंड ईजी। समथिंग, इट मीन्स समथिंग कंफर्टेबल एंड ईजी। समथिंग कंफर्टेबल एंड ईजी। इसका सेंटेंस मौजूद है, वर्किंग हेयर इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बेड ऑफ रोजेस। वर्किंग हेयर इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ काम करना कोई फूलों की सेज या आसान चीज़ नहीं है। तो बेटे इसका हम सेंटेंस जो है वो हम बना सकते हैं, द लाइफ ऑफ a poor orphan is not a bed of roses. The life of a poor orphan is not a bed of roses. The life of a poor orphan is not a bed of roses। कि गरीब यतीम बच्चे की ज़िंदगी जो है फूलों की सेज की तरह नहीं है। जी बेटे, नेक्स्ट वाला देखते हैं, अ बी इन वंस बोनेट। नंबर 2 इम्पोर्टेंट इडियम, अ बी इन वंस बोनेट। आप जब इडियम कर रहे हो तो अपने नोट्स को भी ज़रूर खोलें, सामने रखें, ताकि वो इडियम भी साथ साथ शेयर हो, जो लिखा है वो भी आपकी आंखों के सामने मौजूद हो, और मज़ीद जो आपने यहाँ से नोट डाउन करना है वो भी आप लिखते चले जाएं। बेटा, अब बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है? कि बहुत वहमी होना, बहुत खप्त में होना, कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग एज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स फनेटिकल। फनेटिकल क्या होगा? आप कह सकते हैं ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया। यानी एक ही बात जो जहन पे सवार हो जाए, एक ही बात जो कि जहन पे हावी हो जाए। इट ऑल्सो मीन्स टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग एज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू कीप टॉकिंग about something as very important। किसी चीज़ के बारे में ही खप्त हो जाना। ठीक है जी, किसी चीज़ के बारे में ही सोचते रहना। obsessed with an idea, यानी कोई आइडिया जो कि सर पे, कोई ऐसा ख्याल जो कि सवार हो जाए, हावी हो जाए। हमारे पास सेंटेंस मौजूद है, शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग अबाउट डाइटिंग। शी हैज़ गॉट अ रियल बी इन हर बोनेट अबाउट इट।
कि डाइटिंग के बारे में वो इतनी ज़्यादा बात करती है, कभी बात करते हुए थकती नहीं है, और उसे वहम हो गया डाइटिंग के हवाले से, बातें करने के हवाले से उसे वहम तारी हो चुका है। ठीक है बेटा, हम इसका एक और जुमला बना सकते हैं। दिस मैन has a bee in his bonnet. This man has a bee in his bonnet as he talks about driving all the time. As he talks about driving all the time. तो दिस मैन हैज़ अ बी इन हिज bonnet कि इस आदमी को तो कोई बहुत वहम और कोई ख़त जो है सर पे सवार हो चुका है। एज ही टॉक्स अबाउट ड्राइविंग ऑल द टाइम, क्योंकि हर वक्त जो है ड्राइविंग के बारे में गुफ्तगू करता रहता है। जी बेटे, ये दोनों इडियम जो है दोबारा से देख लीजिएगा। अ बेड ऑफ रोजेस यानी समथिंग कंफर्टेबल एंड ईजी, कोई चीज़ जो कि बहुत आसान, फूलों की सेज हो। द लाइफ ऑफ अ पुअर ऑर्फन इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि यतीम बच्चे की ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है, फूलों की सेज नहीं है। नंबर 2, अभी इन वंस बोनेट मीन फनेटिकल, obsessed with an idea, to keep talking, it's not taking, it's talking, to keep talking about something as very important, किसी चीज़ को बहुत ही important समझते हुए वही बात कहे जाना, वहम तारी हो जाना। This man has a bee in his bonnet as he talks about driving all the time, कि इस शख्स को तो वहम हो गया, खप्त हो गया, हर वक्त ड्राइविंग की बातें करता रहता है। एक बस और इडियम करते हैं, टाइम अब हमारा तकरीबन एंड की तरफ जा रहा है। अ बर्ड्स आई व्यू। जी बेटा, एक इडियम जो है नंबर 3 वो मैं आपके साथ यहाँ लिखती हूँ और शेयर करती हूँ। दैट इज़ अ बर्ड्स आई व्यू। यस, नंबर 3, अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? किसी जगह का सरसरी जायज़ा लेना, किसी जगह का तायराना तारीफ़ी जायज़ा लेना, कहीं हाइट से, किसी जगह से। ठीक है, तो इट मीन्स टू व्यू एन एरिया फ्रॉम अ हाई एलिवेशन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, टू व्यू एन एरिया फ्रॉम हाई एलिवेशन, बुलंदी से, किसी जगह से, किसी बुलंद जगह से तायराना जायज़ा लेना। हमारे पास जुमला इसमें मौजूद है, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम द प्लेन। हमने हवाई जहाज़ से इस्लामाबाद के शहर का तायराना जायज़ा लिया। मैं इसका एक और जुमला बना देती हूँ। शी गॉट एक्साइटेड, शी गॉट एक्साइटेड to have a bird's eye, to have a bird's eye view. She got excited to have a bird's eye view of Lahore from the helicopter. She got excited to have a bird's eye view of Lahore from the helicopter. हेलीकॉप्टर से लाहौर का एक तायराना जायज़ा लेकर, एक सरसरी तायराना जायज़ा लेकर वो बहुत खुश हुई। ठीक है बेटा, एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे। और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर द सेम थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, and at the same time or simultaneously we will try to cover our text as well. तो बेटा टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और चूँकि आपके पास अभी बहुत टाइम मैसर है घर में, तो बेटे घर में आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, और वालिदैन की बातों को तवज्जो देना है, वालिदैन का कहना मानना है, और अल्लाह की इबादत भी करनी है, अल्लाह को याद भी करना है, अल्लाह का जिक्र करना है हर लम्हा, और सबको दुआओं में याद रखना है अपने साथ। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।